नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सार्वजनिक समारोह में हथियार दिखाने वालों की अब खैर नहीं। निजी अंगरक्षकों और बाउंसरों के जरिए नहीं चलेगी दबंगई। दोषी पाए जाने पर हथियार भी होंगे जब्त और लाइसेंस भी होंगे रद्द। बिहार ने एक पारी और 101 रन से सिक्किम को हराया। अनिमेष राज की शतकीय पारी से बिहार की जीत। कप्तान प्रीतम ने महज 21 रन देकर झटके 5 विकेट। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली स्थगित। आईसीडीएस ने चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक। अपरिहार्य कारणों से लिया गया है फैसला। खास महल की जमीन पर सख्त हुई सरकार। 50 साल से जमीन पर रह रहे लोगों को मिलेगी राहत। इसके लिए दिखाने होंगे कागजात। ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव की है संभावना। टॉस के समय रोहित करेंगे प्लेइंग 11 का ऐलान। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी एनएच की कमी राज्य के विकास में एक बड़ी बाधा बन रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 5.2 किलोमीटर एनएच है, जबकि देश का औसत 11 किलोमीटर का है। 2005 में बिहार की हिस्सेदारी 5.4% थी, जो अब घटकर 4.04% है। राज्य में अधिकांश सड़कें 1 या 2 लेन की ही हैं, जिससे व्यापार और पर्यटन प्रभावित होते हैं। हालांकि बिहार में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी अभी बाकी है, जैसे पटना आरा सासाराम और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, जिनसे राज्य में 2000 किलोमीटर सड़कें बढ़ सकती हैं। इन परियोजनाओं की स्वीकृति से कनेक्टिविटी और बिहार के विकास में सुधार की उम्मीद है। बिहार में शादी विवाह और सार्वजनिक समारोह में हथियार दिखाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य पुलिस ने निजी अंगरक्षकों और बाउंसरों के जरिए भी दबंगई दिखाने पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डीजीपी ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम 2016-32 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाए अंगरक्षकों के हथियार जब्त होंगे और लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अंगरक्षक रखा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये आदेश नालंदा और रोहतास के बाद पूरे राज्य में लागू होगा। पुलिस अंगरक्षक के लाइसेंस, उनके पृष्ठभूमि की जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। बिहार सरकार ने 10 से 18 साल तक पढ़ाने वाले लगभग 1.87 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लिया है। इससे शिक्षकों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता जैसे लाभ तो मिलेंगे, लेकिन इस फैसले के साथ ही कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। करीब 12,000 शिक्षकों को 2 साल में रिटायर हो जाएंगे और उनका पहले का अनुभव नए पद पर नहीं माना जाएगा, जिससे वे प्रमोशन और अन्य लाभ से वंचित रह जाएंगे। सरकार ने शिक्षकों के अनुभव को मान्यता देने पर विचार करने की बात की है। राज्यकर्मी बनने के बाद शिक्षकों का वेतन और भत्ते बढ़ेंगे, लेकिन जिनका कार्यकाल कम है उन्हें नुकसान हो सकता है। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। समेकित बाल विकास सेवाएं यानी आईसीडीएस निदेशालय ने चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। सितंबर महीने में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि ये फैसला अपरिहार्य कारणों से लिया गया है। चयन कार्य के संबंध में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और परियोजना पदाधिकारियों को इस आदेश की जानकारी दी गई है। बिहार सरकार अब खास महल की जमीन पर सख्त कदम उठाने जा रही है, लेकिन जो लोग इस जमीन पर 50 से 100 साल से रह रहे हैं उन्हें राहत दी जाएगी। सरकार ने योजना बनाई है कि इन लोगों को निश्चित राशि जमा करके मालिकाना हक मिल सकेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कागजात भी देने होंगे। मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार बिहार में करीब 4000 एकड़ खास महल की सरकारी भूमि है, जिस पर कई लोग बिना कागजात के रहते हैं। पटना शहर में भी 137 एकड़ जमीन है, जहां बड़ी कीमत वाली जमीन पर सफेद पोशों ने अवैध कब्जा करके व्यवसाय शुरू कर दिया है। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और कानून लाकर कब्जे वाली जमीन को सरकार के नियंत्रण में लेगी। बिहार में अब जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी मिली है, जिसके तहत वे पुलिस और स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और वर्दी
तैयार करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीविका दीदियां ये यूनिफॉर्म बनाएंगी जिससे बच्चे स्कूलों में पहनेंगे। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बैग और लेदर क्लस्टर का निरीक्षण किया और महिला कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय छात्रावास बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा तिरहुत ब्रांड को आईपीओ के रूप में विकसित करने की भी बात सामने आई है। इस परियोजना के तहत बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इस योजना से हजारों जीविका दीदियों के स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना में केंद्र और राज्य से मिलाकर 5 अरब रुपए आवंटित किए हैं। ई चालान जारी करने की नई व्यवस्था लागू होने के बाद पटना में यातायात नियमों के उल्लंघन पर लाखों वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शहर के लगभग 4 लाख वाहन मालिकों के पुराने आरसी बुक्स में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिससे उन्हें ई चालान की जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा 1 लाख वाहन ऐसे हैं जिनका आरसी बुक ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है, जिनके लिए ई चालान जारी करना संभव नहीं है। ये समस्या मुख्य रूप से 2000 से 2008 में खरीदी गई गाड़ियों के लिए है। वाहन मालिकों को अपने आरसी कार्ड को अपडेट कराते समय मोबाइल नंबर दर्ज करने की सलाह दी जा रही है ताकि ई चालान की जानकारी सीधे उन्हें मिल सके। विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार बनाम सिक्किम खेले गए 3 दिवसीय मुकाबले में बिहार ने शानदार जीत हासिल की है, जिसमें बिहार के ऑलराउंडर अनिमेष राज ने दूसरे दिन 143 गेंदों में शानदार 107 रनों की शतकीय पारी खेलते हुए बिहार को इस मुकाबले में एक पारी और 101 रन से जीत दर्ज करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं गेंदबाजों में कप्तान प्रीतम की भूमिका भी अहम रही, जहां उन्होंने पहले दिन 21 रन देकर 5 विकेट झटके, जिससे सिक्किम की पारी को 134 रनों में समेटने में मदद मिली। बता दें कि 11 दिसंबर से एमजीएम स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कटक में शुरू हुए इस मुकाबले में टॉस जीतकर बिहार के कप्तान प्रीतम ने गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां पहली पारी में सिक्किम ने 134 रनों पर सारे विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी बिहार की टीम ने आसानी से इस लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन ये मुकाबला जीत लिया। आज बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हुई। हालांकि परीक्षा को लेकर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू अलर्ट मोड पर देखने को मिले। आपको बता दें कि ईओयू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पेट्रोलिंग में दिखी ताकि किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी से तुरंत निपटा जा सके। इसके अलावा असामाजिक तत्वों और साइबर ठगों के सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए सभी जिलों को भी चेतावनी दी गई थी। आपको बता दें कि आज 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें लगभग 4.8 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा को लेकर किसी भी गड़बड़ी की सूचना ईओयू के व्हाट्सएप नंबर 8544428404 या ईमेल आईडी spcyber-bih@gov.in पर दी जा सकती है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ परीक्षा में धांधली के आरोपियों की तलाश जारी है। पटना में लगभग 85,000 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, जिनमें से 30% से ज्यादा बंद पड़ी हैं। इन लाइटों की मरम्मत करने वाली एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने पटना नगर निगम में से बकाये के रूप में 25 करोड़ रुपए का भुगतान न मिलने के कारण काम रोक दिया है। कंपनी का कहना है कि लगातार प्रयासों के बावजूद निगम ने भुगतान नहीं किया। हालांकि कुछ वीवीआईपी इलाकों में शिकायतों को दूर करने के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन बाकी इलाके छोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा शिकायत दर्ज कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस स्थिति का फायदा अपराधी उठा रहे हैं, जिनकी सक्रियता शहर में बढ़ गई है, क्योंकि गली मोहल्ले में अंधेरा फैल चुका है। अंधेरे के कारण चेन और मोबाइल छिनतई की घटना में इजाफा हुआ है। उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी महीने में सबसे ज्यादा ठंड का एहसास होता है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 13 और 14 दिसंबर को कैमूर और रोहतास में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सर्दी को देखते हुए जरूरी गाइडलाइन भी जारी की है। ठंड से बचाव के लिए शरीर को गर्म रखना जरूरी है, जैसे गर्म कपड़े पहनना, हीटर का उपयोग या आग जलाना। ठंड के लक्षणों में शरीर का ठंडा होना, कपकपी और बेहोशी शामिल है। किसानों को भी ठंड से बचने के लिए पशुओं के लिए खास इंतजाम करने की सलाह दी गई है, जैसे उन्हें गर्म पानी और ताजे चारे का सेवन कराना। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए गंडक नदी पर 10.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल बनेगा।
ये पुल बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मनुआ पुल और उत्तर प्रदेश के पिपरा घाट को जोड़ने के लिए तैयार किया जाएगा, जिसकी लगभग लागत 3000 करोड़ रुपए आएगी। पुल के निर्माण से बेतिया से गोरखपुर और कुशीनगर की दूरी कम होगी, जिससे यात्रा में आसानी होगी। ये परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास में मदद करेगी। पुल का निर्माण गंडक नदी पर 11वां पुल होगा और इसके लिए 3D अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पुल से दोनों राज्यों के बीच व्यापार और आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार जो पहले विकास के मामले में पीछे था, अब निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन गया है। राज्य सरकार की नीतियों और कारोबारी सुगमता ने बड़े निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। अदानी समूह और कोका कोला जैसे बड़े नामों ने यहां अरबों रुपए के निवेश की घोषणा की है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि बिहार अब पूर्वी भारत में निवेशकों का प्रवेश द्वार बन सकता है। सरकार उद्योगों के लिए विशेष रियायतें दे रही है और ब्याज छूट, GST वापसी और भूमि शुल्क में रियायत। आगामी बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन में IT, फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में बड़े निवेश की उम्मीद है। पहले संस्करण में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश घोषित किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी संजीव हंस, जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2 महीने से जेल में हैं, इन पर एक महिला वकील ने दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने यह मामला रद्द कर दिया है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के भ्रष्टाचार के मामले में छानबीन की है। ED ने 13 स्थानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की काली कमाई का पर्दाफाश किया, जिसमें संपत्ति, खाते और निवेश शामिल है। महिला ने आरोप लगाया था कि संजीव हंस और गुलाब यादव ने दुष्कर्म किया और बाद में उसे चुप रहने के लिए पैसे और कार दिए थे। इस मामले में ED की जांच अभी जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 14 दिसंबर से गाबा में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत ने अभी अपनी टीम का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि रोहित शर्मा मैच के दिन टॉस के समय प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। टीम इंडिया की बल्लेबाजी में बदलाव की संभावना कम है, लेकिन गेंदबाजी में कुछ बदलाव हो सकते हैं। हर्षित राणा को पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिलने के कारण बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह मुकेश कुमार या प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा रोहित शर्मा के बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है संजीत कुमार तिवारी, मोहम्मद जेम्स, विजय घायल, मोतीलाल कुमार, रमाशंकर सिंह, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, दीपक, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर, करीम खान, राजकिशोर महतो, नरेंद्र कुमार, सानवी गुप्ता, सपना कुमारी, रोहित कुमार मंडल, अजय कुमार पंडित, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, राजेश मांझी, प्रदीप सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में रोजगार का मुख्य साधन क्या है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।